जय हिंद दोस्तों, मैं सुरेश सर। दोस्तों, कहा जाता है सपनों को पाने के लिए मेहनत और प्रयास आखिरी सांस तक करनी चाहिए। बिना सपने तभी पूरे होते हैं जब हम मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं। बिना प्रयास और बिना मेहनत के कोई भी सपने आज तक पूरा नहीं कर पाया है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि कर्म कीजिए, कर्म पर विश्वास कीजिए। ठीक है भाई, जितना आप मेहनत कर सके उतना मेहनत करिए। और हम आज आप लोगों के सामने लेकर आए हैं बच्चों हिस्ट्री, इतिहास। इससे पहले हमने इकोनॉमिक्स पे फोकस डाला था। आज हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस में जो इतिहास से क्वेश्चन आते हैं आज हमने उठाया। और ये भी हम आपको बता दें कि अरिहंत प्रकाशन पर आधारित है, क्योंकि अरिहंत प्रकाशन से हमने क्वेश्चन नहीं उठाया है, लेकिन हमने उसी पे आधारित बनाया है। तो बच्चों, हमारे साथ आप लोग जुड़े और हमारी वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। थोड़ा आप लोग सहयोग करेंगे तो हम बहुत अच्छी मैटर लेके आएंगे, हर सब्जेक्ट का लेकर आएंगे। और जीएस में तो पूछिए नहीं, क्योंकि आज से हम जीएस नहीं पढ़ा रहे हैं बच्चों। लगभग हमको 35 साल हो गया। 16 अगस्त 1993 से हमने पढ़ाना शुरू किया और डेली हमारा ऑफलाइन के क्लास 8 से 10 घंटे डेली होते हैं। तो बच्चों, हमें आपका सहयोग चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन में अभी हमने जो यूट्यूब पे हम उतरे हैं, बहुत जल्द उतरे हैं, फिर भी आप लोगों ने बहुत अच्छा हमको मौका दिया और हम चाहते हैं कि आप लोग हमको मौका दें। अभी आपने देखा होगा कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एग्ज़ाम कराए गए हैं, हमने जो मैटर दिया बच्चों को, जो हमने यूट्यूब पे पढ़ाया है, आप मिला लीजिएगा कि लगभग 28 से 30 क्वेश्चन मिले हैं चारों सेट में, इससे नीचे नहीं मिले हैं। ठीक है भाई। तो हमारा अगला जो एग्ज़ाम होगा, हमने थोड़ा सा पैटर्न अपना चेंज कर दिया है, क्योंकि हमें मालूम है कि जो अगला एग्ज़ाम होगा वो टिपिकल आएगा। क्योंकि जितने भी अभी तक री एग्ज़ाम हुए हैं बच्चों, उसमें कुछ ना कुछ सुधार गवर्नमेंट ने किया है, भर्ती बोर्ड ने किया है। तो इसमें भी भर्ती बोर्ड सुधार करेगा। तो इसलिए हम अपने पढ़ाने के पैटर्न को थोड़ा सा चेंज कर दिए। तो आइए बच्चों, हम लोग थोड़ा सा अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। कहता है कि सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? प्राग ऐतिहासिक है, अर्ध ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक है या उत्तर ऐतिहासिक है? तो बच्चों, यहाँ हमारा क्वेश्चन जाएगा अर्ध ऐतिहासिक। तो अर्ध ऐतिहासिक जाएगा। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं कि हाँ भाई, कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है? तो सिंधु घाटी से पहले बच्चों आपको बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हड़प्पा नामक स्थान पर सर्वप्रथम दयाराम सैनी द्वारा इसकी खोज की गई थी, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता। तो इन चारों में से कौन सी सभ्यता ऐसी है जो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है बच्चों? तो यह आ जाएगा आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता। आज हम बात करते हैं बच्चों कि मेसोपोटामिया की सभ्यता। आज मेसोपोटामिया किसको कहा जाता है? तो इराक को कहा जाता है। आज इराक को कहा जाता है मेसोपोटामिया। तो बच्चों, अगले क्वेश्चन में हम आ जाते हैं भाई हड़प्पा नगर की खोज। तो हड़प्पा नगर की खोज कब और किसने की थी? तो हड़प्पा बच्चों कहाँ पड़ जाता है? रावी नदी के तट पर स्थित है। कहाँ है? पंजाब में पड़ता है बच्चों। अधिकृत क्षेत्र पाकिस्तान में पड़ जाता है। इसकी खोज किसने की थी? दयाराम सैनी ने किया था। कब की थी? 1921 में की थी बच्चों। हाँ, ये क्वेश्चन और बन जाता है बच्चों कि जिस समय हड़प्पा की खोज हुई थी उस समय पुरातत्व विभाग के निदेशक कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। ठीक है भाई। तो यहाँ हमारा आंसर जाएगा दयाराम सैनी। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं निम्न में से किसकी खेती हड़प्पा वासी करते थे?
किसकी खेती करते थे? तो गेहूं आ गया, जौ आ गया, कपास आ गया, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी जाएगा। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि सर्वप्रथम, तो सर्वप्रथम में हमारा कपास आ जाता है बच्चों, ठीक है। तो सर्वप्रथम में कपास आ जाता है। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं हड़प्पा कालीन स्थल लोथल। तो लोथल जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो बच्चों अगर हम लोथल की बात करते हैं तो लोथल ये आपका कहाँ पड़ जाता है? गुजरात में है। गुजरात प्रांत के भोगवा नदी के तट पर है। इसकी खोज 1957 में किसने की थी बच्चों? यस आर राव, यस आर राव ने की थी लोथल की खोज। हाँ, लोथल को एक शब्द और कहा जाता है, लोथल को बोलते हैं पत्तन नगर। तो लोथल को पत्तन नगर कहा जाता है दोस्तों। तो ये हमारा हो गया लोथल। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं निम्न में से किस स्थान से उत्खनन में तांबे की मोहरें पाई गई है बच्चों? तो तांबे की मोहरें कहाँ से पाई गई है? लोथल, राखीगढ़ी, कालीबंगा या हड़प्पा। तो ये आंसर हमारा राखीगढ़ी जाएगा बच्चों। राखीगढ़ी से तांबे की मोहरें पाई गई हैं। राखीगढ़ी आपका हरियाणा प्रांत में पड़ता है बच्चों, और राखीगढ़ी। इसके बाद हम आ जाते हैं बच्चों कि हाँ, निम्न में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित ख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? तो वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है, कहाँ से प्राप्त हुई है बच्चों? हड़प्पा दिया है, हड़प्पा, चौनोदड़ो। तो चौनोदड़ो बच्चों कहाँ पड़ता है? सिंधु प्रांत में पड़ता है, सिंधु प्रांत। इसकी खोज 1935 में कितने की थी भाई? एनजी मजुमदार, ननी गोपाल, ननी गोपाल मजुमदार ने की थी बच्चों, मजुमदार, ठीक है। लोथल हमने बता ही दिया, हड़प्पा बता दिया। मोहनजोदड़ो ये सिंधु प्रांत में पड़ता है बच्चों, सिंधु प्रांत। तो सिंधु प्रांत में स्थित है। इसकी खोज 1922 में कितने की थी? राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी बच्चों, मोहनजोदड़ो को। और मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला या सिंधु का बाग कहा जाता है, ठीक है भाई। और हाँ, अब हमारा क्वेश्चन आता है वृषभ मुद्रा। तो हड़प्पा से कुबड़ वाले सांड की आकृति पाई गई है। तो यहाँ बच्चों हमारा आंसर जाएगा हड़प्पा। और मोहनजोदड़ो से पशुपति मातृ देवी की मूर्ति पाई गई है, ठीक है भाई। तो मातृ देवी की मूर्ति पाई गई है मोहनजोदड़ो से, ठीक। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं बिना दुर्ग का एकमात्र नगर कौन था? तो कालीबंगा पहले बताते बच्चों, कालीबंगा कहाँ है? तो कालीबंगा राजस्थान बच्चों, ये राजस्थान में स्थित है कालीबंगा। इसकी राजस्थान की घग्गर नदी के तट पर है। इसकी खोज 1953 में कितने की थी बच्चों? बीबी लाल अमलानंद घोष ने किया था बच्चों, बीबी लाल अमलानंद घोष ने की। और हड़प्पा बता चुके, मोहनजोदड़ो, चौनोदड़ो ये भी हम बता चुके हैं कि इसकी खोज कब और किसने की थी बच्चों। तो हमारा पॉइंट आता है कि बिना दुर्ग का, तो चौनोदड़ो आंसर जाएगा बच्चों, ठीक। इसके बाद हम बच्चों आ जाते हैं सिंधु सभ्यता निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है? तो जल प्रबंधन के लिए किसे जाना जाता है बच्चों? तो जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है आपका धौलावीरा। तो धौलावीरा जाना जाता है बच्चों, और धौलावीरा ये आपका गुजरात प्रांत में स्थित है। और धौलावीरा की खोज 1968 में कितने की थी बच्चों? जगपति जोशी ने किया था बच्चों, जगपति जोशी ने की थी, ध्यान रखिएगा बच्चों, जगपति जोशी ने किया था।
इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं निम्नलिखित में से कौन सिंधु सभ्यता के प्रमुख धरोहर माना जाता है? कुबड़ वाला ताड़, पशुपति शिव की मूर्ति, विशाल स्नानागार। तो बच्चों पशुपति शिव की मूर्ति या उन्हीं को हम बोलते हैं कुबड़ वाले ताड़, विशाल स्नानागार ये पाया गया आपका मोहनजोदड़ो से, ये दोनों पाया गया हड़प्पा से। तो यहाँ बच्चों हमारा आंसर क्या जाना चाहिए? उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी जाना चाहिए बच्चों। आइए अगले पॉइंट में हम आ जाते हैं बच्चों। हाँ भाई, अगला प्रश्न हमारा क्या आता है? ठीक, हाँ भाई, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। वर्ण व्यवस्था किस पे आधारित थी? कहता है शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर या प्रतिमा पर। तो बच्चों हम आपको बता दें कि ऋग वैदिक काल में ये जो वर्ण व्यवस्था थी, ये ऋग्वेद का 10वां मंडल जो उल्लेख करता है। तो 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। तो वर्ण व्यवस्था ये कर्म के आधार पर माना गया था, जन्म के आधार पर नहीं माना गया। जो जिस हिसाब से कर्म करता था उसी कोटि में, उसी वर्ण व्यवस्था में उसे रखा गया था बच्चों। तो हमारा आंसर जाएगा व्यवसाय पर आधारित। तो व्यवसाय होना चाहिए। निम्न में से कौन सा वेद कर्म कांड का प्रधान करता है? तो कर्म कांड की प्रधानता देता है भाई कौन सा वेद देता है? हम बच्चों आप लोगों को बता दें कि चारों वेदों में कौन सा वेद है जो कर्म को प्रधानता देता है? कर्म कांड। तो 4 वेद होते हैं। जैसे हम बात करते हैं ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में बच्चों ये मंत्रों उच्चारण है, मंत्रों उच्चारण है, ठीक, मंत्रों संबंधित। अब हम आ जाते हैं बच्चों यजुर्वेद में, तो कर्म कांड या यज्ञ विधि, यज्ञ विधि का उल्लेख करता है। सामवेद की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो गान या संगीत का उल्लेख करता है। गान या संगीत आ जाता है बच्चों, ठीक है, गान या संगीत। और अथर्ववेद में अगर हम बात करते हैं बच्चों अथर्ववेद, तो अथर्ववेद की अगर हम बात करते हैं तो अथर्ववेद में अंधविश्वास या औषधि का उल्लेख किया गया बच्चों। तो अंधविश्वास या औषधि का उल्लेख किया गया। तो हमारे यहाँ बच्चों आंसर क्या जा रहा है? यजुर्वेद। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा गया? हमने अभी आपको बताया था कि संगीत के 7 स्वर होते हैं, सारे गा मा पा धा निशा। तो सारे गा मा पा धा निशा का उल्लेख करता है सामवेद, ठीक है भाई। तो सामवेद में गान या संगीत का उल्लेख किया गया बच्चों। इसके बाद हम आ जाते हैं किस वेद में सभा समिति। अब यहाँ 2 क्वेश्चन बन गए बच्चों। सभा और समिति किसकी पुत्रियां माना गया? तो प्रजापति की पुत्रियां हैं। इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है बच्चों? सभा और समिति का उल्लेख मिलता है आपके अथर्ववेद में, ठीक है, अथर्ववेद में उल्लेख किया गया बच्चों। तो अथर्ववेद में उल्लेख मिलता है। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा आता है इसमें? तो सर्वाधिक प्राचीन इसमें आ जाता है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण आ जाता है बच्चों, ठीक है भाई, प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की कितने महाजनपद का उल्लेख किया गया? तो देखिए मैं आपको बता दें अंगुत्तुर निकाय, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तुर निकाय में 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया। तो यहाँ बच्चों हमारा आंसर क्या जाना चाहिए भाई? 16 महाजनपद जाना चाहिए कि 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया, ठीक है। तो 16 महाजनपद का उल्लेख करता। इसके बाद हमारा आता अंग। अंग जनपद किसकी राजधानी थी? तो अंग जनपद 16 महाजनपद में थे। किसकी राजधानी थी बच्चों? तो
तो 4 ऑप्शनल आपकी स्क्रीन पर है। वैशाली, वैशाली है, चंपा है, श्रावस्ती है, कौशाम्बी है। तो चंपा आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो बच्चों मैं आपको बता दें कि जैन धर्म में संस्थापक नहीं कहा जाता, जैन धर्म में तीर्थंकर कहते हैं, तीर्थंकर। ठीक, चाहे हम महावीर स्वामी की बात करते हैं, चाहे हम किसी की भी बात करते हैं, तो आप लोग बोलते हैं तीर्थंकर। ठीक है, तो जैन धर्म में तीर्थंकर शब्दों का उल्लेख किया गया। ठीक, तो कहा था प्रथम तीर्थंकर कौन थे भाई? देखिए, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। ऋषभदेव, इन्होंने जैन धर्म की शुरुआत कब की है बच्चों? तो 1520 में की है। 1500 ईसा पूर्व में जैन धर्म की शुरुआत की। हाँ बच्चों, एक चीज और बता दें, इसी तरह से हम हर सब्जेक्ट की वीडियो आपके पास लेकर आते रहेंगे। ठीक है भाई, तो जरूर आप लोग इसको देखिएगा और शेयर और लाइक कीजिएगा। तो बच्चों 24वें तीर्थंकर पे हमारे महावीर स्वामी आ जाते हैं। ठीक है, महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर कहा जाता है कि महावीर स्वामी 24वें और अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं, और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी माने जाते हैं महावीर स्वामी। ठीक है बच्चों, तो चलिए हमारा क्वेश्चन आ गया ऋषभदेव। ठीक, इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं? महावीर स्वामी ने ज्यादातर अपना उपदेश प्रकृति भाषा में दिया। ठीक है भाई, तो प्रकृति भाषा में दिया है, और हाँ प्रकृति भाषा में दिया। ठीक है भाई, तो चलिए बच्चों हमारा अगला पॉइंट आ जाता है कि भगवान महावीर स्वामी का शिष्य कौन था? यानी भगवान महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? तो हमने 4 ऑप्शन दिया, जमाली, यशोदा, अरुणोजमा या त्रिशला। तो यहां हमारा आंसर जाएगा जमाली, क्योंकि जमाली बच्चों कौन थे ये मालूम है? जमाली इनके दामाद भी थे, जमाली दामाद थे बच्चों। क्या हमारा आंसर जमाली जाएगा? ठीक, तो चलिए बच्चों इसके बाद हमारा आज का वीडियो ही समाप्त करते हैं हम, क्योंकि 20 क्वेश्चन का हम बना रहे हैं, तो 20 नहीं छोटी छोटी वीडियो लेके हम आएंगे आप लोगों के सामने। और हमारा ये चैलेंज है कि हम एक भी क्वेश्चन बाहर से आने नहीं देंगे। जो हम आपके पास वीडियो लेके आएंगे, जो पढ़ाएंगे, हम 30 क्वेश्चन की गारंटी लेके चल रहे हैं कि अगला जो री एग्जाम होगा उसमें 30 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, उसी पर्पज से हमने तैयार शुरू कर दिया। तो बच्चों हाँ भाई, ये हमारे पुराने छात्र हैं जो हमारे यहाँ पढ़े हैं, सिलेक्शन हुआ है। तो बाकी आजकल सब ज्वाइनिंग पर हैं। तो चूँकि हमको चलाते बहुत समय बीत गया है, 35 साल से हम इस क्षेत्र में हैं, लेकिन अब हम उतरे हैं यूट्यूब पर, और आगे चल कर के हमारी प्लानिंग है ऑनलाइन क्लासेस। और ऑनलाइन क्लासेस जो बाहर के बच्चे पढ़ेंगे निःशुल्क चलाने की प्लानिंग हमारी है। बस एक बार में सफलता मिल जाए तो हम पूरी टीम के साथ निःशुल्क क्लास ऑनलाइन चलाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अगले पॉइंट पे हम आते हैं। तो बच्चों हमारा आज का वीडियो ही समाप्त हुआ। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अगली वीडियो हम लेकर आएंगे जाग्रफी या इकोनॉमिक्स, क्योंकि पहली वीडियो हमने इकोनॉमिक्स उठाया है, दूसरा हिस्ट्री उठाया है, अब जाग्रफी और कॉन्स्टिट्यूशन लेके आना। तो चलिए बच्चों वीडियो को हम समाप्त करते हैं, और फिर एक बार आप लोगों से हम कहना चाहेंगे कि हमें एक बार मौका दीजिए इस प्लेटफार्म पे आने का। अगर आप लोग सहयोग करते हैं तो आने वाले समय में हम ये प्रॉमिस करते हैं कि एक एक घर घर शिक्षा पहुंचाने का हमारा प्रयास होगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि हम ऑनलाइन आने का हमारा मतलब है कि निःशुल्क सेवा। तो चलिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।